खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सभी सूबों से कहा है कि वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरियों की हिफाजत तय करें। उन्होंने कश्मीरियों को परेशान किए जाने की कथित घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि वो किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी की तरह हैं और सरकार की ओर से सभी स्टेट्स के सीएम्स को एक एडवाइजरी भेजकर यह कहा गया है कि वो घाटी के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। कश्मीरी युवाओं के सुरक्षा बलों पर पथराव और उनके साथ मारपीट की हालिया घटनाओं के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कश्मीरी छात्रों को कुछ धमकियां मिलने की खबरों के बाद राजनाथ सिंह का यह बयान आया है। इस बयान और सरकार की इस एडवाइजरी को कश्मीर में हालात काबू में करने और कश्मीरी नौजवानों में भरोसा कायम करने के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार का यह कदम कश्मीर की आवाम से वो राब्ता कायम करने में मददगार साबित होगा जिसकी जरूरत की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। वतन में वतनी का सा आलम कोई कश्मीरियों से पूछे। रवादारी के अलम बरदार हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत में अदम रवादारी की तस्वीरें पेश करती ये चंद तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ कहती हैं। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगी ये होर्डिंग कश्मीरियों से नफरत का ऐलान कर रही है। इसे उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने लगाया है। इसमें कश्मीरियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने और इनका बायकाट करने को कहा जा रहा है। इसमें मजीद 30 अप्रैल के बाद यूपी में कश्मीरियों के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान भी कर दिया गया है। गुज़श्ता दिनों मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने कश्मीरी तलबा के साथ मारपीट की थी। इनका कसूर बस इतना था कि इनका ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर से है। तलबा यूनिवर्सिटी अहाते से बाहर कुछ खरीदने गए थे। इस हमले के बाद कश्मीरी तलबा ने यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। नामालूम अफराद के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। चंडीगढ़ जिले के गंगवारा यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा के साथ बदसलूकी की गई थी, जिस पर कश्मीरी तलबा ने यूनिवर्सिटी अहाते में सिक्योरिटी की मांग की थी। वजह है कि यूनिवर्सिटी के बाहर 2 कश्मीरी तलबा खरीद और फरोख्त के लिए गए थे। इसी दौरान इलाके के नौजवानों के साथ मारपीट हुई थी। यहाँ से निकले शॉपिंग के लिए, तो फिर जब गंगरार पहुँचे तो उधर जाके हमने शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद हम फिर वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलते ही बाहर 10-15 लोग थे। तो एक ने मुझे पुकारा और उसने कहा कि आप कहाँ रहते हो। तो मैंने कहा भैया मैं J&K से। तो जैसे ही मैंने J&K कहा तो वो वहाँ से उछक पड़ा, तो वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और 1-2 से वो लात मारा। फील यही करते कि हम यहाँ सिक्योर नहीं है, तो या तो हमें यहाँ से मुझे लगता है एडमिशन कैंसिल कराना है, तो या तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। एक्चुअली जब हम सर कल यहाँ से बाहर गए गंगरार, हम तो मार्केट जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए। वहाँ पे जब हम सर वापस आए शाम को, हम ऑटो का वेट कर रहे थे। कुछ वहाँ पे लोकल बंदे आ गए, हमें पूछा गया कि आप कहाँ से हो। जो ही हमने जम्मू कश्मीर का नाम ले लिया और हमें वहाँ पे हमने जो ही नाम ले लिया तो उसी टाइम वो मारना शुरू हो गए हम पे। हमारा ये कहना है कि इस देश के अंदर देशभक्तों को रहना चाहिए। जो गद्दार है, जयचंद है, मीर जाफर की औलाद है, उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। कश्मीरी के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं, गंदा करते हैं। नए देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, तो इन्हें देश में रहने नहीं चाहिए। हम देश में बिल्कुल नहीं पनपने देंगे तालिबानी ताकतों को या अलगाववादी ताकतों को। हमने ये कहा है इनसे कि आप उत्तर प्रदेश से चले जाइए। अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों से, हमारा उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है, कश्मीरियों का बायकाट उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। कश्मीरी नौजवानों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह का नारवा सलूक काबिल मजम्मत है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तमाम रियासतों से अपील की है और कहा है कि कश्मीरियों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के 1-2 हिस्सों में कहीं पर हमारे कश्मीर के कुछ नवयुवकों के साथ किसी ने बदसलूकी की है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कश्मीरी नवयुवक के साथ कोई बदसलूकी देश के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भी भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं और इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है
कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि में हमारे कश्मीर के भी बहुत सारे नौजवान अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान की वजीर आला ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी मारपीट मामले पर ट्वीट किया है। वसुंधरा राजे ने कहा है कि कश्मीरी तलबा भी हमारे बच्चे हैं। मामले में पुलिस ने कदम उठाते हुए मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। वादी कश्मीर की सूरत हाल सबके सामने है। एतमाद साजी के लिए जरूरी है कि वहाँ की आवाम को पहले एतमाद में लिया जाए। वजीर दाखिला का बयान इसी कोशिश की जानिब इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो क्या केंद्र सरकार की ये जो मौजूदा एडवाइजरी है, इससे कुछ हालात काबू में आएंगे, कुछ स्थिति बदलेगी? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रणब झा साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रिफत जावेद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जनता का रिपोर्टर के फाउंडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इमरान नबी डार साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में अनिल गौर साहब सीनियर PDP लीडर, PDP का पक्ष रखने के लिए, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। सबसे पहले जफर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से सारे स्टेट्स को कि कश्मीरी नौजवानों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा? और इस एडवाइजरी के पीछे असल मकसद क्या है? पीछे सिर्फ दो ही मकसद है। एक मकसद तो यह है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स और कश्मीरीज दोनों सिक्योर फील करें, सेफ एंड सिक्योर फील कर सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां में अमन और चैन जो है कायम हो सके कश्मीर में। ये दोनों हमारा फोकस है, दोनों हमारा एजेंडा है कि वहाँ कश्मीर में बिल्कुल जो है वो नॉर्मलसी आए, खुशगवार माहौल हो, लोग अपने आप में एक सिक्योर महसूस करें, लगे सरकार जो है उनके साथ खड़ी है। और देश के किसी भी भाग में वो जाएं तो उनको कभी किसी तरह के महसूस नहीं होना चाहिए कि वो कहीं उनको किसी तरफ से बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। इसको हम सिक्योर करना चाहते हैं। तो उससे साफ एक जाहिर होता है कि वो उनको जो वो आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि ये आज़ादी की बात ना करके देश का भाग बनो, इस देश के हिस्सा हो, देश में रहो और देश में आपको हर तरह के सपोर्ट जो चाहिए वो देश देगा, ये उनको आश्वासन देना चाहते हैं। देखिए आज जो कश्मीर की हालत है उसमें मेरे ख्याल से जो जितनी भी मालूमात हम लोगों को है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और जितने लोगों से हमने बात की, उससे ये गैदर कर सकते हैं और बड़े कन्विक्शन के साथ कहूंगा कि 80 से 90% लोग, कश्मीरी लोग अमन चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक खुशगवार माहौल हो। सरकार जो है जिस तरह के जो हमारे जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, उस पर कायम रहे और हम ऐसे खुशगवार माहौल बनाने में उनका साथ दें। लेकिन जफर भाई, लेकिन सवाल ये ना कि 90% लोग अगर अमन चाहते हैं, आप ये बात खुद कह रहे हैं, फिर भी वहां की सरकार वो अमन का माहौल क्यों नहीं स्थापित करवा पा रही है? ये तो सरकार की नाकामी है ना। वही मजबूरी देखिए उसमें ये बात है कि कश्मीर एक ऐसा पार्ट है जहां पर ये बॉर्डर से लगा हुआ है पाकिस्तान से। वहाँ की पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के जो और कई ऑर्गेनाइजेशन है वो कश्मीरियों को कई बार जो है उस बढ़ावा देते हैं, हर तरह से वो उनको मदद करते रहते हैं और देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। उसमें से कुछ जो गुमराह होने वाले 10-20% लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं और जिसकी वजह से पूरा कश्मीर इससे इम्पैक्ट हो रहा है। और हमारी कोशिश है कि 10-15 लोगों के साथ अब सख्ती से बरते, ताकि इनको अगर सख्ती से बरतेंगे तो 90% जो लोग हैं वो बड़े अमन की जिंदगी वहां गुजार पाएंगे। लेकिन साथ साथ जब अगर उन पर सख्ती भी हो तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जहां कश्मीरी जाते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसको भी हम सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है। इमरान नबी डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। डार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? साफ तौर पर तमाम स्टेट्स को होम मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। सिर्फ 2 इंसिडेंट्स हुए थे, एक तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कुछ कश्मीरी छात्रों के साथ बदसलूकी की गई,
दूसरा, मेरठ में, यूपी में कई जगह होर्डिंग्स लगा दिए गए कश्मीरियों के खिलाफ। इसको सरकार ने इस पर सीरियसनेस दिखाई और तुरंत एडवाइजरी जारी की गई। आपको लगता है कि इससे भरोसा कायम होगा आम कश्मीरियों में? देखिए, सबसे पहले बहुत खुशाइंद बात है कि होम मिनिस्टर ने ये जो एडवाइजरी इशू की, और हम होप करते हैं कि इसको ट्रांसलेट होगा इनटू एक्शन, क्योंकि अभी तक मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिन लोगों ने वो होर्डिंग लगाई है क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, या किस सेक्शन में जो है उस जिस बंदे ने वो होर्डिंग लगाई थी क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरे अभी जानकारी में ऐसे कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं। सो एडवाइजरी तो ठीक है, लेकिन मसला इस चीज का है कि जब तक एक्शन न हो, हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप जो यार्ड स्टिक्स है, इन यार्ड स्टिक्स को एक जगह एक ही टाइम पे डिफरेंट यार्ड स्टिक्स लेके नहीं चल सकते हैं आप। मतलब कश्मीरी को अगर आप यहाँ पर क्या यहाँ के बच्चे जो हिफाजत के मुस्तहिक नहीं है, मतलब अगर कश्मीर में जो कश्मीर के बच्चे हैं वो हिफाजत के मुस्तहिक नहीं है, यहाँ खुद जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार जो है राम माधव जी, वो तो यहाँ तक आज उन्होंने तो यहाँ तक धमकी, एक तरह की धमकी दी है कि प्यार और जंग में सब जायज है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी में एक रवैया, सेंटर में एक अलग रवैया होता है और कश्मीर में एक दूसरा रवैया है। और इतना ही नहीं, यहाँ के जो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी, उन्होंने तो कल ये तक कह दिया कि जो जितने भी बच्चे बाहर सड़क पे पथराव करेंगे उनको हम गोलियां सीधे मारेंगे, उनके लिए गोलियां। तो आप मुझे समझाइए, मतलब ये एक सेंटर में एक बार बीजेपी की तरफ से स्टेट में अलग बात हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गया आपकी बात। प्रणव झा साहब, लेकिन आज अगर हम मौजूदा एडवाइजरी की ही बात करें, आपको लगता है कि इससे कुछ एक भरोसा जगह पाने में हम कामयाब होंगे आम कश्मीरियों में? और जिस तरह के हालात अभी मौजूदा हालात जो कश्मीर में हमें नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ राहत मिलेगी क्या? और बार बार यह बात हो रही थी कि जो केंद्र सरकार है, जो राज्य की मौजूदा सरकार है, वो राब्ता कायम करने की कोशिश करे कश्मीरियों से। इस एडवाइजरी के जरिए क्या वो राब्ता कायम हो पाएगा? क्या कुछ भरोसा जगेगा? समीर जी, बहुत गूढ़ प्रश्न है और काफ़ी स्थिति जो है, जो अंग्रेजी में कहते हैं मच वाटर हैज़ फ्लोन। आप ये देखें कि आज जो है बिल्कुल कश्मीर जो है वो जल रहा है, और ये स्थिति को पहुंचने में बहुत कम समय में ये इस तरह की स्थिति हम पहुंच गए। और इसका कहीं ना कहीं जो जड़ है, जो कारण है कि ये क्यों हुआ, उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक अमन चैन से परिपूर्ण एक समाज जो है, एक राज्य जहाँ से कि मुझे याद है कि पिछले 2 साल पहले टॉप 10 में जो है सिविल सर्विसेज में स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, और मेन स्ट्रीम में बहुत सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों में पढ़ाई कर रहे थे, और एक तरह से जो है नॉर्मलसी की तरफ चल रहा था, टूरिज्म वगैरह सब बहाल हो गया था। और अचानक क्या हुआ कि एक चुनाव के बाद एक सरकार चुन के आई, और सरकार ऐसी बनी कि अगर उसको आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक मेजॉरिटी की सरकार है, जहां 2 दलों ने मिलकर, यह और बात है कि 2 दलों ने मिलकर ये सरकार बनाई। तो अब क्या होता है कि जब हम कोई रिश्ता करते हैं, जब ये गठबंधन हुआ था, तो ये हमेशा कहा जाता है कि जो रिश्ता जब इंसानी रिश्ता होता है वो उसमें भी 2 परिवारों का मिलन होता है, और जब राजनीतिक पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो उसमें हुआ ये क्या ऐसा हुआ कि जो सिर जो है वो दोनों तो मिल गए, लेकिन धड़ा जो है वो अलग रहा। कहने का मतलब ये कि 2 पार्टियां सिर्फ इसलिए कि इस समय दोनों मिलकर के सरकार बना सकती हैं, एक सरकार काबिज कर सकती हैं, और लोगों के मन में जो है इतनी कटुता थी एक दूसरे के प्रति कि उनको लगा कि धड़ों ने तो सोच लिया कि हम मिल जाएंगे और आवाम जो है जमीन पे वो भी एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इतनी कटुता थी चुनाव के दौरान। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हम सब रखते हैं। तो आज समस्या वो वही है
कि लोगों का विश्वास नहीं। आप ये देखें कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 साल पहले जो चुनाव हुए उसमें लोगों ने मेजोरिटी बाहर निकलकर वोट दिया। और ये बताएं कि अभी जो चुनाव हुए हैं, मतलब एक चुनाव के 2 दिन पहले रोकना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो रिक्वेस्ट करती है, उसका कैंडिडेट रिक्वेस्ट करता है। तो हमारे पिछले होम मिनिस्टर साहब ने कहा इस बात को कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर अलग होता है हमसे, ठीक है प्रणव जी, अनिल गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी के लीडर हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। गौर साहब, आपको लगता है कि ये जो अजीबोगरीब अलायंस हुआ है जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का, ये वजह है क्या लोगों के गुस्से की? इसी की वजह से आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, वो भरोसा नहीं कायम करवा पा रहे हैं क्या? बात सही है क्या ये? पहली बात तो ये है कि ये जो अलायंस हुआ है, ये अलायंस जो हमारा मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ किया, ये जो इलेक्ट्रॉल जब इलेक्शन हुए उसके अंदर जो नतीजा आया ये उसके बेसिस पे हुआ। आप देखेंगे इस इलेक्शन में नतीजा पूरा साफ था कि जम्मू खिते ने बीजेपी को वोट दिया और जो कश्मीर खिता था उसने पीडीपी को वोट दिया। अब उसमें अगर ये सरकार मुफ्ती साहब के लिए जो सरकार बनाने का विकल्प था वो ये था कि भाई सारा का सारा जो हमारा स्टेट है वो इकट्ठा हो। अब इकट्ठा कैसे होगा कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनेगी तभी इकट्ठा होगा। अगर सरकार वो बनाते जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सबने अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे थे, और अगर वो बना देते तो जम्मू के लोग जो थे वो ये सोचते कि भाई हम वोट करने के बाद भी, अपने लोग चुनने के बाद भी हम सरकार नहीं बना सके। इसलिए ये जो ऐतिहासिक फैसला था मुफ्ती साहब का, चलिए वो तो पुरानी बातें हो गई, अब तो 2 साल हो गए ना सरकार बने, अब तो आप सत्ता में हैं, अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि वो भरोसा आप कायम करवा पाए। लेकिन वो भरोसा क्यों नहीं जग पा रहा है? क्यों लोगों में इतना गुस्सा है सरकार के लिए, सेना के लिए? देखिए ये जो गुस्सा है, आप ये देखेंगे कि ये जो बात उठी है ये पिछले साल के बाद उठी कि जब इनकाउंटर में बुरहान वानी का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अब वो जो सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश की, उसके बाद संभला भी। पर जब इलेक्शन के दौरान आप देखें कि फारूक साहब के जो स्टेटमेंट बयानात थे, चाहे वो डोडा में थे, चाहे वो कश्मीर में थे, सब जगह थे, वो ऐसे बयानात थे। उमर साहब के ऐसे बयानात आ रहे हैं, कांग्रेस वालों के ऐसे बयानात आ रहे हैं कि वो लोगों को भड़का रहे हैं। वो लोगों को बजाय इसके कि समझाने के, वो लोगों को भड़का रहे हैं। आप ये देखिए कि सरकार जो है वो एक हद तक अपना एक काम कर रही है और अपना अमन शांति के लिए काम कर रही है, पर जब ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो अपने वोटों के खातिर वो लोगों को भड़काएं और उल्टे सीधे तरीके से भड़काएं, तो आप क्या सोचते हैं कि अमन शांति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप नहीं, वो काम तो लेकिन आपकी पार्टी ने भी किया ना। आपकी पार्टी के भी जो नेता थे वो बुरहान वानी के साथ खड़े हो गए, शहीद का दर्जा देने लगे उसको। तो दिक्कत तो दोनों तरफ से है ना। फिर रिफत, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे किसी भी लीडर ने बुरहान वानी को शहीद का दर्जा नहीं दिया। नवंबर में हमें यह कहा गया, 8 नवंबर के बाद हमें यह कहा गया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कश्मीर का पूरा हल हमारे पास आ गया है, पत्थरबाजी रुक गई है, अब बिल्कुल अमन हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद जब बाई इलेक्शन होता है तो 30 साल में सबसे कम वोटिंग वहां पे होती है, 6.5% लोग जाते हैं लोकसभा की इलेक्शन में। बिल्कुल। तो ये आप ऐसे, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कश्मीर के बारे में है क्या? क्या कश्मीर इंटीग्रल हिस्सा है? कश्मीर अगर इंटीग्रल हिस्सा है इंडिया का, तो क्या कश्मीर के अवाम भी इनके इंटीग्रल हिस्सा है? मतलब एक तरफ आप कश्मीर पर दावे ठोकते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अवाम को आप दूर रखते हैं, दूसरी तरफ हमारे अभी जो जफर भाई है यहाँ पे बीजेपी के, ये कहते हैं कि 90% लोग जो कश्मीरी है वो अमन चाहते हैं। लेकिन इन्हीं की सरकारों में कश्मीर के लोगों पे मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। और अभी तक वो बंदा जो अमित जानी है, ये आप देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है, 325 MLA की आपकी सरकार बनी है और एक बंदा पब्लिकली ये करता है। वो बाद में एक जर्नलिस्ट है, वो ट्विटर पे यूपी पुलिस को टैग करता है, तब यूपी पुलिस हरकत में आती है और वो सिर्फ मामला दर्ज करती है, अब तक वो
अरेस्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल अननोन सा संगठन है उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना। एग्जैक्टली, अगर इस होर्डिंग लगा दी है, धमकियां पे धमकियां दिया जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। राजनाथ सिंह का एडवाइजरी दे देना एक बहुत बड़ी हेडलाइन तो हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसका कोई मतलब नहीं होता है। अमित जानी अभी भी वो घूम रहा है, आपने उसको शह दे रखी है, आपने एक स्टेटमेंट देना था, उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी दफा है वो लगा करके आपने एक बहुत अच्छा मौका था दिखाना था कि हमारी मेजॉरिटी की सरकार है, हम ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे और कश्मीर के लोग तो हमारे वाकई हमारे हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। तो बहुत बड़ा पैगाम आप देते वैली में, आप वो देने में नाकाम रहे हैं। और माफ कीजिएगा, अगर ढुलमुल यकीन वाला अगर आपका एटीट्यूड रहा तो इसके असरात यहां पे तो कम होंगे, लेकिन वैली में बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और इसका ही हमें सबसे ज्यादा डर है। सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर आज राम माधव ने कहा कि भाई अगर इस तरह के हालात हों तो जंग और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है, यानी एक तरह से उन्होंने जायज ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा भी कि जो उस मेजर ने किया, जिस तरह से जीप पर एक नौजवान को बांधकर वो ले गया, वहां उस वक्त वैसे हालात थे जिसका सामना उस तरह से किया गया, और वो अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया पूरी सिचुएशन को, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। आपको लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स का बचाव करना यह भी एक रीजन हो सकता है? क्योंकि वहां पर कश्मीर में तमाम लोगों को यह बात बहुत नागवार गुजरी थी, और जिसने भी वो वीडियो देखा अच्छा तो किसी को नहीं लगा। देखो, मैं पहले बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो फौज है आज पूरी दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे रिगार्डेड, सबसे रेवर्ड है। हमने आज़ादी के बाद लगभग 30 देशों में पीस कीपिंग मिशन भेजे, फौज भेजी है। जिस देश में भी हिंदुस्तान की फौज जाती है, इस माफिक का कोई भी हादसा नहीं हुआ। हम श्रीलंका में गए विद द हैंड्स टाइड बिहाइंड द बैक, उसके बाद भी इस माफिक का कोई भी हादसा नहीं हुआ। हमारी फौज बांग्लादेश को लिबरेट किया, 93,000 प्रिजनर्स थे, किसी के साथ इस माफिक का सलूक नहीं किया गया। और कई महीने हिंदुस्तान की फौज बांग्लादेश में रही। जो भी दूसरे देश की फौज किसी और देश में दाखिल होती है, बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार करती है और बलात्कार करती है। एक भी इंस्टेंस ऑफ लूटमार और बलात्कार नहीं है। इस फौज का कैरेक्टर, इस फौज की इंटेग्रिटी, इस फौज का धैर्य पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली एक किस्म से इंप्रेस कर गया जी। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, बहुत एक्सप्लोजिव सिचुएशन थी। हमारी फौज इस माफी की कभी काम नहीं करती। उनको साफ तौर पे मालूम है कि ये ह्यूमन राइट्स और हमारी सभ्यता और हमारी कल्चर के खिलाफ है। वो सिचुएशन बड़ी जबरदस्त एक्सप्लोजिव थी। वो एक यंग ऑफिसर था, उसके नीचे आईटीबीपी के जवान थे, उसके बाद नीचे जेके पुलिस के जवान थे। और उसको ऐसे लगा कि अगर उनके पास, सबके पास हथियार थे, कि अगर मैंने हथियार से गोली चलाई तो 10, 15, 20 युवक जो हैं हमारे ही देश के, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारे ही शायद पड़ोसी हैं, 10-15 लोग मारे जाएंगे, कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे, कई फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगी। तो उसने गोली नहीं चलाई। आप देखो कि उसके नीचे जो सिपाही थे उनको किक किया गया, उनको थप्पड़ लगाए गए, उनके सिर पे पत्थर मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से उन्होंने वो प्रोवोक नहीं हुए और स्ट्रेंथ दिखाया। दूसरा उसके पास ऑप्शन उसका था कि जो उसके नीचे उसका कमांड है और उसके नीचे जो असला और वेपन्स है उनकी हिफाजत करना उस ऑफिसर का एब्सोल्यूट ड्यूटी और कर्तव्य था। तो उसको लगा कि मेरे पास तो केवल 9 या 10 आदमी हैं, जो पत्थर फेंकने वाले हैं वो कम से कम 400 थे। और उन जो पत्थर फेंकने वाले थे, जब वो धक्के दे रहे थे, मुक्के मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, उनको लगा कि शायद ये फौज डर गई है। और देखते ही देखते बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। तो उसको ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन था, ऑन द स्पर डिसीजन था। ये सही था या गलत है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये हिंदुस्तान की फौज इस माफिक नहीं करती। उस समय उसको लगा कि अगर मैं ये करूं तो मेरे नीचे जो जवान है वो भी बच जाएंगे, मेरे नीचे जो हथियार है वो गलत हाथों में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता था, और जो सिविलियंस हैं जान और माल का नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इमरान नबी डार साहब, जो इस इंसिडेंट का भी हमने जिक्र किया, इसकी भी तमाम जानकारियां भी और सामने आएंगी, क्योंकि अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जिम्मेदार ऑपोजिशन की भूमिका में हैं वहां पर कश्मीर में? क्योंकि आप भी एक तरफा तस्वीर ही तो दिखाने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ की बातें तो आपकी तरफ से भी नहीं की जाती ना। देखिए, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि हम उस जो मेजर ने जो उस टाइम पे वो किया वो सही किया, अगर आप ये बोलते हैं हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो बिल्कुल भी हम अप्रिशिएट करने वाले नहीं हैं। और ये जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे उस एक्ट की, मैं बहुत हैरान हूँ
कि उस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि एक एस्टैब्लिश्ड वॉर क्राइम है, और अभी तक जो है उस मेजर के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल हुआ होना चाहिए था, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर में अगर आपको ट्रांसजेंडर बढ़ाना, साहब देखिए फिर आप एक तरफा बात कर रहे हैं, उन पत्थरबाजों के बारे में भी बोलिए ना, जो जब किसी आतंकवादी का एनकाउंटर करने के लिए सेना के जवान जाते हैं तो उनको दो तरफा कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, एक तो आतंकवादियों की गोलियां झेलें, दूसरी तरफ से पत्थर झेलें। उन सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई भी कीजिए आप, जिन्होंने इतने जबरदस्त सब्र का परिचय दिया, उनके ऊपर बार बार हमले किए गए लेकिन उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। उस दिन नौ इसीलिए तो मैं कहता हूं एक तरफा बात कर रहे हैं ना आप भी। फिर आप कौन सी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? एक दिन में 9 लोग मर रहे हैं यहाँ पर और आप बोल रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट कर रहे हैं। कौन सा रेस्टोरेंट कर रहे हैं आप? ना एक दिन में 9 लोग मर रहे हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो रहे हैं। ये किस तरह का रेस्टोरेंट है? और आप अभी इस एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं और आप हम पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप सही अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर इस टाइम पे कश्मीरी डॉक्टर साहब हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र हर कोई कर रहा है, यहाँ पर जफर इस्लाम साहब ने किया, महबूबा मुफ्ती ने किया कि 5% से 10% लोग ऐसे हैं, आप उन पत्थरबाजों के साथ तो खड़े नजर ना आइए, कम से कम उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना आप तो उनकी हौसला अफजाई करने लगते हैं, कहते हैं वो देश के लिए पत्थर चला रहा है। वो उनका कहना है। अब वो जो पत्थरबाज है वो अपने तरीके से सोचता है, ऐसी उनने कौन सी गलत बात की? डॉक्टर साहब ने अगर ये बात बोली कि वो अपने तरीके से ये सोच रहे, आपको उन लड़कों को, इसीलिए तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप उन लड़कों को बुलाओ, आप उन लड़कों के साथ बैठो, आप उन लड़कों को डायलॉग के लिए जो है बुलाओ, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या मसला है। ऐसे आप उन पे पैलेट चलाओगे, बुलेट चलाओगे, उससे मसला, वही बात डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से कोई मसला हल नहीं होगा। आपको बस एक चीज से ही मसला हल होगा, वो जब हम आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अगर हम कन्फ्रंटेशन में ही रहेंगे तो हम इसी कन्फ्रंटेशन के साथ जो है हमारे नौजवान मरते रहेंगे। तो ये कन्फ्रंटेशन खत्म करने जफर इस्लाम साहब इसका जवाब दीजिए। डार साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी भी जो ग्राउंड जीरो है उस पर हालात वैसे के वैसे हैं, अभी भी लोगों की जानें जा रही हैं, इसीलिए ये पत्थरबाजी नहीं रुक रही है, इन लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो हाथ में पत्थर लेकर आएगा उससे आप बात कैसे करेंगे? अरे जनाब, जब आप बंदूक लेके जब आप माओवादी से बात कर सकते हैं, जब आप एक मिनट ठीक है इमरान साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। इमरान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हकीकत यह है कि जमीन के हालात जो है बड़ी पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और उसकी वजह सिर्फ यह है कि पत्थरबाजी नहीं रुक रही है। अगर वहां वालदैन जो जैसा अपील किया वहां के चीफ मिनिस्टर ने और बार बार अपील किया हमने लोगों से कि पत्थरबाजी जो है वो बंद कर दे, और अगर डिस्कशन ही करना चाहते हैं तो डिस्कशन के लिए तो हमारी सरकार बराबर रेडी है। हम तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हर से बात करना चाहते हैं, लेकिन ये पत्थरबाजी तो रुकनी पड़ेगी ना। अगर आप पत्थरबाजी करते रहेंगे तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को पत्थरबाजी रुकवानी पड़ेगी। हमने बड़े रेस्टोरेंट के काम किया, आप देखिए कई वीडियोस देखिए, और कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको उनसे ही पूछ लीजिए, इमरान दार साहब रहते हैं वहां पर, कि जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है रुकवानी पड़ेगी। आपकी अपनी सरकार है ना वहां पर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पत्थरबाजी रुकवाएं, गोलीबारी बंद करवाएं और लोगों से बातचीत का रास्ता खोलें। तो ये जो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट नहीं, दोनों जगह हुकूमत आपकी है। हम ये बिल्कुल, और हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए अगर जमीन पे, रोड पे हर लोग निकल के आके पत्थरबाजी करने लगे, 500 लोग, 500 बच्चे अगर एक साथ निकल के पत्थरबाजी करें, तो अगर सरकार उस पर अगर सख्ती से काम करे और गोलियां चलाने लगे हर दिन, तो सब बच्चे मारे जाएंगे। इसी को रेस्टोरेंट कहते हैं कि हम नहीं कर रहे वैसा, जितना ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट प्रोवोक करने के बावजूद नहीं कर रहे हैं। और हमें उनके वालिदैन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पत्थरबाजी के लिए मत भेजो। चंद 500,000 रुपए के लिए, उनकी कोई और मंशा नहीं, उनको पैसे मिलते हैं 500,000 रुपए, इस गुर्बत में रहते हैं और वहां के जो सेपरेटिस्ट फोर्स है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट बन के उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नहीं, यही हकीकत है। अगर अगर कौन सा प्रूफ है? वही तो अफसोस की बात है इमरान भाई, यही अफसोस की बात है कि आप देखिए, आप अगर कहते हैं आप हिंदुस्तान आजाद मुल्क का एक हिस्सा है, आप अगर आजादी कहेंगे और आप पाकिस्तान के झंडे और आईएसआईएस के झंडे वहां लगाएंगे
तो आप कैसे आप हिंदुस्तान का पार्ट बन के रहेंगे? कैसे आप एक्सपेक्ट बच्चों में करेंगे बहुत ही कि गुस्सा हिंदुस्तानी है। अथॉरिटीज या सरकार ये जो वहाँ ऐसी पर बातें है कह वो के किसी तरह से जो इस आप तरह ये की पेड़ की बातें कह के कि ये स्टोन कल्चर पेड़ जो है वो कर रहे हैं, वो 500 लोग या 5% या 10% लोग वो सिर्फ एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उसके बेहतर हो रहे हैं कि एक तरफ तो हम इस एडवाइजरी की बात करते हैं कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, बीच बीच में ऐसे बयान आ जाते हैं दोनों तरफ से जिससे जो सिचुएशन है ग्राउंड जीरो पर वो और इग्नाइट हो जाती है। नहीं, मुझे तो हैरत भी हुई और बड़ा इत्मीनान भी हुआ कि जफर भाई ने तो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया कि मसले का हल क्या है। पहले हमें ये कहा गया था कि वो जो है उनको ब्लैक मनी आता है जिसकी वजह से पत्थरबाजी करता है। अब इन्होंने कहा कि बेकारी की वजह से उनको 1000 रुपये 500 रुपये होता है। तो ये तो बड़ा आसान है, चूंकि आपके पास सरकार है, आपके पास वसाइल हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बेकारी और बेरोजगारी की वजह से अगर ये लोग आते हैं तो आप उससे बेहतर तरीका उनको दे दीजिए, उनके रोजगार के वसाइल उनके लिए मुहैया करा दीजिए, ये आपके साथ आ जाएंगे। एक तो नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो जिसपे बहुत ही हमने भी काफी लिखा है उस पे कि जिसको हम जीप पे बैठा करके निकाल के जा रहे थे। देखिए, पत्थरबाज इररिस्पांसिबल पत्थरबाजों और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन रिस्पांसिबल इंस्टीट्यूशन दोनों में डॉक्टर साहब सुनिए तो, एक मिनट कोई कुछ कह रहा है सुन तो लीजिए उसको। देखिए, इररिस्पांसिबल पत्थरबाजों और आर्मी एज अ रिस्पांसिबल इंस्टीट्यूशन दोनों में फर्क होता है। और जहां तक कि अभी मैं जनरल सहगल साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इंडियन आर्मी की एक पहचान रही है। तो ये आप मुझे नहीं पता कि उसके और क्या तरीके हो सकते थे पत्थरबाजों को रोकने के लिए। लेकिन एक इनोसेंट बंदे को आप बैठा करके 25 किलोमीटर के एरिया में 9 गांवों में घुमाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में। और बाय द वे, ये वो बंदा था, ये पत्थरबाज नहीं था, ये वो बंदा था जो 6.5% लोग आपकी जमहूरियत में, आपकी डेमोक्रेसी में उसका हिस्सा बनने आया था, जिसने वोट भी किया था। ये उसका हिस्सा बनने आया था, जिसने वोट भी किया, ये वोट देने आया था ये आपका। तो आपने ये एग्जाम्पल देकर के पता नहीं और कितने हजारों और लाखों लोग जो आपकी जमहूरियत का हिस्सा बनने जा रहे थे उनको आपने अपने एक एक्शन से दूर कर दिया है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। प्रणव झा साहब, एक सवाल तो है ना, फिर हालात क्यों बदतर होते जा रहे हैं, इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। पिछले 2 साल में लगातार हालात बदतर हुए हैं और मेरे पास डेटा है अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 411 घटनाएं पत्थरबाजी की हुई हैं। यानी लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स में बढ़ावा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खुशी है कि हम डिस्कशन को इस तरफ लेके आए कि ये जो हम एक जो तरीका है, अगर 2 पक्ष है, एक पक्ष जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का है जिनका काम है कि वहां अमन कायम हो, शांति कायम हो और लॉफुलनेस रहे, लॉलेसनेस ना हो, और दूसरा पक्ष है जो कि क्रोधित है, जो कि गुस्से में है, और वो अपना गुस्सा किस पे निकाले? जो उसके सामने खड़ा है सिक्योरिटी फोर्सेस। दोनों की अपनी दुश्मनी नहीं है एक दूसरे से। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित है। क्या ऐसा आप यहां से बैठ के और किसी एक केस के ऊपर हम डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमने रिसर्च किया है, ना हम आप में से किसी ने रिसर्च किया है कि वो क्या था, इसलिए उसके बारे में बात ना करके मैं जो एक ओवरऑल माहौल है, एक ऊपर बड़ा जो प्रॉब्लम है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, एक चुनी हुई सरकार, उसका मुख्यमंत्री है और वहां के लोगों ने आपको वोट दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कारण क्या है, आप क्यों नहीं, या तो ये कारण है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कहीं ना कहीं आपको ये सूट करता है कि ये जो है इस तरह का माहौल बना रहे, आपको कुछ करना ना पड़े, और आप शायद उनको वहां एक सीख देना चाह रहे हो वहां के लोगों को। लेकिन सीख किसको देना चाह रहे हो आप ये बताएं कि इसका हल ये देखिए कि कल को जो है गुने चुने लोग जो थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे। हमने कल देखा कि स्कूल के बच्चों ने जो पत्थर उठा लिया, आज के अखबारों में देखा कि लड़कियों ने बुरकों में जो है उन्होंने पत्थर उठाया हुआ है। अब उनको अरेस्ट करेंगे, उनको मारेंगे, कल के बूढ़े निकल आएंगे। तो एक जो प्रॉब्लम था कल तक जो आइडेंटिटी थी पत्थरबाजों की वो ये थी कि उनको पाकिस्तानी जो है वो आईएसआई जो उनको पैसे दे रहा था उनको मिसयूज कर रहा था। पर ये बताएं कि कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं है कि लोगों की नाराजगी है, इसकी वजह से लोग का कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि ये नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, ये भरोसा कैसे कायम होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी, फौरन होते हैं हाजिर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी करके कश्मीरियों में एक भरोसा जगाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इसका ग्राउंड जीरो पर कितना असर होगा यह देखने वाली बात होगी। कैसे बेहतर किए जाएं कश्मीर के हालात, सेकंड सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट में हम कोशिश इसी बात की करेंगे कि इसी पर बात हो। जफर इस्लाम साहब, एक बड़ा रीजन आज सुब्रमण्यम स्वामी, आप ही की पार्टी से ताल्लुक है, उनका सांसद हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है लोगों को समझने में और राब्ता कायम कर पाने में। एक तरह से मतलब उनका यह था, और वो पूरी तरह से अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं राम माधव साहब को और अजीत डोभाल साहब को। देखिए, ये उनका अपना जाती नजरिया हो सकता है, पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं समझती है। और खासकर देखिए, मुझे एक बात कहना पड़ेगा मजबूर होके कि पार्टी अपने फायदे में इस डिसीजन को पार्टी ने अपने फायदे में नहीं लिया है। ये डिसीजन जो एक सरकार बनाने का है, इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमने इस डिसीजन को एक कड़ी दवा हमने पी है, कड़वी दवा, इसलिए कि वहां के जो लोग हैं उनकी जिंदगी में खुशगवार माहौल आए। अगर वहां सर देखिए आप देखिए नतीजे जिस तरह से आए इलेक्शन के बाद, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैं ये भी मान लेता हूं कि आपने एक चुनौती की तरह लिया कि चलिए पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना लें। आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, हालात तो सुधारिए ना, इतने सारे डिफरेंसेस को भी वी हैव सेट इट असाइड, और हमने देखिए हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है वहां कि हम किसी तरह से भी वहां पर अमन कायम करें, लोगों का कॉन्फिडेंस जीते। आज इस तरह का जो स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर साहब ने दिया, उसको इस नजरिए से देखिए कि हम उनके साथ हर तरह से जुड़े हुए हैं, कंधा से कंधा मिला के चलना चाहते हैं और उनको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस भटके हुए नौजवान जो है, कश्मीरी नौजवान, जहां थोड़े से हो, मुट्ठी भर हो, लेकिन उनके वालिदैन को भी समझना पड़ेगा कि वो लोग सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश का हालात खराब कर रहे हैं। और ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को घर से जाके बाहर ना निकलने दे, और वहां जो सरकार की जो कोशिश है कि हालात अच्छे हों और खुशगवार माहौल बने, उसमें उनका साथ बटाए। हमारी बस एक कोशिश है। अनिल गौर साहब, समझा क्यों नहीं पा रहे हैं आप कश्मीर के नौजवानों को? ये बात आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि सरकार उनके साथ है, स्टेट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके साथ है? क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के नेता ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, क्यों लोग अपोजिशन के लीडर्स की मान रहे हैं? सरकार तो आपकी है, मानना आपकी चाहिए ज्यादा। आपकी बात दुरुस्त है कि माननी हमारी चाहिए, पर बात ये होती है कि ऑपोजिशन अगर उसमें तेल डालती रहे और आग फैलाने का काम करे, बजाय इसके कि रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह रहे, तो उसमें सरकार की जो करनी है, सरकार का जो कार्य है, वो और मुश्किल हो जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि भाई डायलॉग होना चाहिए। हमारा जो पार्टी का स्टैंड है वो हमेशा यही रहा है कि एक डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग चैनल्स ओपन होने चाहिए। पीछे आप देख रहे हैं कि काफी देर से यही बात हो रही है कि भाई आप बैठ के डायलॉग कीजिए, जो इसमें है, चाहे वो हुर्रियत है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑपोजिशन, जो भी लोग हैं, उनके साथ एक डायलॉग कीजिए, डायलॉग ओपन कीजिए। जब तक आप आपस में बात नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे इसको सुलझाएंगे और कैसे इस माहौल को शांत करेंगे? इसलिए साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी पार्टी सत्ता में ना हो, ऑपोजिशन में बैठे हो आप। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि बात होनी चाहिए, राब्ता कायम करने की कोशिश होनी चाहिए कश्मीरियों से। बिल्कुल आप ही को करना है ये काम। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, देखिए जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, देखिए आप एक तरफ से ये कहते हैं, जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, यही हुर्रियत वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, ये बात करने को तैयार नहीं है। देख आप कहते हैं कि आप संभालिए उसको, आप जब बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसके आने के आगे तैयार नहीं है, फिर बाद में पीछे से भागते हैं वो। आप ये बताइए तो किस हिसाब से, किससे बात करेंगे वो? एक तरफ ठीक है, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए इसका। हमारे को ये तकलीफ है डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं तो दरवाजे बंद कर देते हैं, कश्मीरियों की आवाज सुननी चाहिए, उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब कोई समझाने बुझाने आता है, बात करने आता है, तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए ये कह रहे हैं गौर साहब। जो तीन एमपीज गए थे या 4 एमपीज गए थे, वो ऑन देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी गए थे, और उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने बोला था कि हमने कोई
कम्युनिकेशन की चैनल्स ओपन नहीं की, तब भी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आज भी कोई तब कौन सी, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायलॉग का कोई ये जो है कोई डायलॉग की बात हुई नहीं थी, वो तो कुछ एमपीज खुद ही गए थे वहां उनसे बात करने के लिए। तो जब तक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो, हम बार बार उस 2016 में भी हमने यही बात की कि गवर्नमेंट को सीरियस होना है, गवर्नमेंट को सीरियस देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा, हैंडल कर रहे हैं आप कश्मीर को जब पार्लियामेंट जफर भाई डॉक्टर साहब की बात रह जाएगी बीच में। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया तब क्यों नहीं बात की उन्होंने? हाँ, कहा उनको कौन सा इनविटेशन आया? आपने कोई इनविटेशन भेजा? कोई गवर्नमेंट से कोई इनविटेशन आया? कोई इनविटेशन नहीं आया। आप क्यों लोगों को ये जो है आवाम को झूठ बोल रहे हैं? तब तो बहुत आप ही पार्टी ने चर्चा को जवाब देना चाहूंगा। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी तक लिखी थी उनको, जफर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब की बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए उनको जी। और मुझे कहना पड़ रहा है कि पीडीपी के जो नुमाइंदे वहाँ पे बैठे उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके पास हुकूमत की बागडोर है नहीं। हुकूमत की बागडोर इस टाइम पे बीजेपी के पास है। यहाँ राम माधव जी आते हैं, वो सही मानों में डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के हैं वो राम माधव जी हैं, वो महबूबा मुफ्ती नहीं है। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो राम माधव जी की तरफ से जो बागडोर है इस हुकूमत की, वो मैडम के हाथ, महबूबा जी के हाथ में है और पीडीपी के हाथ में। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाई कश्मीरी नौजवानों को टेररिज्म नहीं टूरिज्म की बात करनी चाहिए। राजनाथ सिंह बाकायदा एडवाइजरी जारी कर देते हैं सारे स्टेट्स को। वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, मेवाड़ का इंसिडेंट होता है तो वो कहती हैं हमारे बच्चों की तरह हैं, इनके साथ कोई भी भेदभाव अगर होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है वहां पर। ये सारी बातें आपको नहीं दिखाई देती। राम माधव ने एक बात कह दी कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, वो आपने पकड़ के रख ली। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि ही इज द पॉइंट मैन। राम माधव पॉइंट मैन है, यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो संदर्भ में की देखिए, राम माधव जी ने भी वो बात किस संदर्भ में की वो देखिए। मतलब नेगेटिव चीजें ही देखनी है ना, सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देखनी है ना। आप नहीं, आप पहले मुझे बात करने दीजिए ना। अगर बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे बोलता है कि हमको यहाँ के बच्चों पे गोलियां चलानी है, आप वो हम उस पे बात नहीं उठाएंगे, उस पे शोर नहीं करना चाहते, उस पे हम बात नहीं उठाए। अगर मैंने अपने डिबेट में ये भी साथ में बोला कि हम वेलकम करते हैं जो होम मिनिस्टर ने किया, या ठीक है डॉक्टर साहब, प्रणब झा साहब, ये रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की भूमिका कब निभाएंगे आप? ये भी एक सवाल है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं वहां के लोगों को बातचीत के लिए तैयार करते, बातचीत का एक रास्ता कायम करने की कोशिश करते? गवर्नमेंट और जनता आवाम के बीच एक पिलर बनने की कोशिश क्यों नहीं हो रही आपकी तरफ से? बहुत छोटे में रखिएगा, 30 सेकंड है मेरे पास सिर्फ। मैं जवाब देता हूं समीर जी, बहुत छोटे में जवाब दूंगा। सौभाग्य से बीजेपी के जफर इस्लाम साहब और गौर दोनों यहाँ हैं। जफर साहब हमारे राज्य से आते हैं, झारखंड से आते हैं, शरीफ आदमी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि भोले भी हैं। अगर कोई सरकार चाह ले अपने लोगों के दुख को कम करना, अगर कोई चाह ले उसकी समस्याओं को हल करना, तो इतनी कभी कमजोर नहीं हो सकती कि वो उसको सॉल्व नहीं कर सकती है। तो क्या कारण है? तो क्या कारण शायद ये है कि बीजेपी चाहती है कि ये सरकार वहां फेल हो और वहां कल को राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। क्या ये कारण है? वरना कोई कारण नहीं दिखता कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहां बीजेपी भाजपा पीडीपी की सरकार है, और थोड़े से लोग हैं जो कि नाखुश हैं। क्या कष्ट है, क्या उनकी तकलीफ है, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, उनकी बात नहीं सुन सकता? ये कैसे संभव है? मेरा आपसे सवाल ये था कि आप पिलर बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहाँ केंद्र में बैठी सरकार की कोशिश क्यों नहीं करना चाहती? सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की आवाम के बीच में क्या ऑपोजिशन ये देखो, कल हमने के लिए तैयार है? कल ऑपोजिशन ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, माननीय मनमोहन सिंह के निर्देश पे और फॉर्मर होम मिनिस्टर के को मिलाकर, मीर साहब को मिलाकर, कि इसी समस्या को हम सजेशन दे सकते हैं, हम बाहर से हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अंत में ठीक है। चलिए आप कोशिश कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। पीके सहगल साहब, ये जो सेना के प्रति गुस्सा है ये कैसे कम किया जाए? अब ये जो स्कूली बच्चों के हाथ में पत्थर हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो तस्वीरें मीडिया में आ रही हैं, जो हम वहां की स्थिति देख रहे हैं,
तो उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि एक स्कूल के अंदर घुसकर आर्मी वालों ने कुछ कार्रवाई की जिसमें बहुत सारे छात्र घायल हुए। उसके बाद स्कूली बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने भी हाथ में पत्थर उठा लिए। इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, कैसे वो सेना के प्रति जो नाराजगी बढ़ती जा रही वो कम की जाए? पहली बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें सेना नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो आईटीबीपी है, चाहे वो जेके पुलिस है, चाहे वो लद्दाख स्काउट्स के हैं, आईटीबी कोई भी हैं, उनको सेना के साथ जोड़ा जाता है कि सेना ने ये कार्रवाई की, सेना ने ये कार्रवाई की। सेना नहीं गई। जो कॉलेज के अंदर भी एंटर किए वो पुलिस थी, जेके पुलिस, ना के सेना। और बदनामी होती है सेना की, गुस्सा होता है सेना के ऊपर। दो चीजें हमको साफ तौर पे आइडेंटिफाई करनी है जो आपने आइडेंटिफाई नहीं की थ्रू आउट में, कि जो पत्थरबाजी हो रही है इसके पीछे कौन है। इसके पीछे सबसे बड़े पैमाने पर पाकिस्तान है। 1000 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान ने लगाए हैं इसके लिए, वो सारा पैसा चाइना दे रहा है। अलगवादी नेता है और कुछ कश्मीरी नेता हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज के, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि इस माफी की बातें ना करें। ठीक है रिफत, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, ये जो सिचुएशन है कैसे कंट्रोल में आएगी, क्या होना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है उसमें कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, ये एटीट्यूड कि अब हम अपने वालिदैन के ऊपर छोड़ दें, बच्चों के वालिदैन के ऊपर, और वो समझा दें, या फिर हम ये कह दें कि पाकिस्तान और चाइना कर रहा है, तो फिर हम कहाँ हैं? हमारे डोवाल साहब कहाँ हैं? जब डोवाल साहब का अपॉइंटमेंट हुआ था तो हमने कहा था कि हमारा रियल जेम्स बॉन्ड आ गया है। यू नो, हर इंटेलिजेंस का जो काउंटर इंटेलिजेंस से हम जवाब देंगे। पिछले 3 साल में, माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो आई थिंक हम लगता ही नहीं है कि हम सीरियस हैं इस इशू को सॉल्व करने के मामले में। हम नागाज से बात कर सकते हैं, हम तमाम अलहदगी पसंद लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में हमने बस छोड़ दिया है कि वालिदैन समझा दें उस बच्चों को। हमने मान दिया है कि पाकिस्तान और चाइना ने 1000 करोड़ कर दिया, तो हम इतने बड़े मुल्क हैं, इतने बड़े हमारी वसाइल है, रिसोर्सेज हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते काउंटर हम ये? हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। जफर इस्लाम साहब, पीके सहगल साहब, प्रणव झा साहब, रिफत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नबी डार साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, अमित गौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भरोसा तो जगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं आवाम में। ये एडवाइजरी जो जारी की गई है ये उस दिशा में एक पहल जरूर हो सकती है, लेकिन अगर ये सोच लिया जाए कि सिर्फ इसी से वहां पर हालात काबू में आ जाएंगे तो ऐसा सोचना भी बहुत गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और मंडे को आपके साथ फिर मुलाकात होगी। एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।